शाम को शांति अपनी छत पर बैठकर हुक्का पी रही होती है। तभी शांति की बगल वाली पड़ोसन विमला शांति को हुक्का पीते हुए देख लेती है। वो तुरंत शांति के घर जाकर उसकी सास मनोरमा से कहती है, अरे मनोरमा, ओ मनोरमा, कहाँ है तू? लगता है तू अपनी किसी अलग दुनिया में इतनी ज्यादा व्यस्त हो चुकी है कि तुझे अपने घर की मान मर्यादा की कोई परवाह ही नहीं है। अरे क्या हो गया बहन, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना गुस्से में हो? अरे अभी अभी मैंने आंखों से जो देखा, पता नहीं क्यों मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा। पर कहते हैं ना, आंखों देखी घटना को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। अरे पर बात क्या है, साफ साफ बोलो ना। अगर ऐसे ही तुम पहेलियां बुझाती रहोगी तो मुझे कभी समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर बात क्या है। अरे तुम्हारी बहू छत पर बेशर्मों की तरह हुक्का पी रही है। अरे मैं तो छत पर सूखे कपड़े उतारने गई थी, पर जब मैंने अपनी आंखों से शांति बहू को हुक्का पीते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारी शांति बहू है। पर क्या करूं, जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है उस पर तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं बहन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती। ये तो मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि शांति बहू ऐसे नहीं कर सकती, पर जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है उसे मैं कैसे झूठा साबित करूं? अरे हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। अरे मनोरमा, तुम कितनी भोली भाली हो। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो अपनी बहू से जाकर पूछ लो। बाकी एक पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज था मैं तुम्हें सच बता दूं। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। और वैसे भी मुझे तुम्हारी परवाह थी, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। वरना चाहती तो पूरे मोहल्ले में चुगली करके तुम्हारी बहू को बदनाम कर रही होती। हाँ नहीं तो। विमला मनोरमा के कान भरकर अब वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मनोरमा अब गुस्से में अपनी बहू के पास जाती है और अपनी बहू से कहती है, शांति बहू, तू छत पर क्या कर रही थी? छत पर आराम से बैठकर हुक्का पी रही थी माँ जी। यानी कि विमला बिल्कुल सच कह रही थी। अरे तुझे शर्म नहीं आई क्या ये सब करते हुए? अरे भूल गई क्या कि एक बहू का फर्ज होता है अपने घर की मान मर्यादा को संभाल कर रखना, उसे संजोए रखना। लेकिन माँ जी, हुक्का पीने से घर की मान मर्यादा कम थोड़ी ना हो जाती है। और वैसे भी मैं अपने घर की छत पर पी रही थी, कहीं पड़ोस में हुक्का पीकर पड़ी हुई थोड़ी थी मैं। हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छी इज्जत बना रही है तू हमारी समाज में। अरे अब तो लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हमारी घर की बहू हुक्का बनाकर पीती है। अरे यही तो संस्कार दिए हैं तुझे तेरे माँ बाप ने। अरे कहाँ तुझे हमारे घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और कहाँ तू ये सब कुछ कर रही है बहू। लेकिन माँ जी, इसमें बुराई ही क्या है? मैंने सिर्फ हुक्का ही तो पिया है, कोई दारू थोड़ी ना पी ली है जो आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ, अब बस यही दिन तो देखना बाकी रह गया था। मेरी मान तो तू हुक्के के साथ साथ दारू पीना भी शुरू कर दे, क्योंकि अब तो तूने हमें बदनाम करने का ठेका जो ले लिया है। मनोरमा बिना कुछ सोचे समझे अब शांति को खूब सारा सुनाकर चली जाती है, लेकिन इससे शांति को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से घर में हुक्का बनाने लगती है। शादी के बाद शांति ने अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, साथ ही अपनी घर गृहस्थी को बहुत ज्यादा खुश रखा करती। लेकिन शांति को अक्सर अपने पति विनोद के हुक्का पीने की आदत से परेशानी हुआ करती। वो बात बात पर विनोद को हुक्का पीने से मना कर दिया करती। इसी चक्कर में दोनों में रोज अनबन हुआ करती। अजी, आप कब तक अपनी आदत सुधारेंगे? आप तो जानते हैं ना कि जैसे जैसे हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, अगर आप अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? अरे तुम्हें क्या लगता है शांति कि घर की परवाह सिर्फ तुम्हें ही है? अरे माना कि मैं थोड़ा कम कमाता हूँ, लेकिन मुझे भी अपने घर परिवार की चिंता रहती है। ये तो सिर्फ कहने की बात है। अगर आपको घर और परिवार की चिंता होती तो आप यूं अपने दिन रात हुक्का पीकर नहीं बिताती। अरे अगर आपको सच में हम सबकी परवाह है तो सबसे पहले आप खुद की परवाह करना सीखिए, क्योंकि ये हुक्का आपको आज नहीं तो कल नुकसान जरूर पहुंचाएगा। शांति, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम मुझे रोज रोज ये हुक्का पीने का प्रवचन देना बंद करो। और वैसे भी मैं आज से हुक्का थोड़ी ना पी रहा हूँ, जब मैं 16 का था ना तब से हुक्का पीना शुरू कर दिया था मैंने। विनोद के ऊपर हुक्का पीने का भूत कुछ इस कदर सवार था कि वो सारा सारा दिन हुक्का ही पिया करता।
ना उसे काम करने की चिंता थी और ना ही घर की। इसलिए उसकी इन हरकतों से शांति बहुत ज्यादा दुखी थी और इस बारे में अपनी सास मनोरमा और ससुर मोहन से बात करती हुई कहती है, माँ जी, पिताजी, आप लोगों को ही इन्हें समझाना होगा कि ऐसे रोज रोज हुक्का पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ बहू, तुम्हारी चिंता बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, विनोद कोई बच्चा थोड़ी है, उसे भी अपनी सेहत की खुद ही चिंता है। अरे हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही बोल रही है। अरे हुक्का पीना तो मर्दों की शान होती है, हम चाह कर भी विनोद को हुक्का पीने से मना नहीं कर सकते। अरे आप लोग कैसे माँ बाप हैं? आपको अपने बेटे की परवाह है या नहीं? अरे आपको पता है रोज रोज हुक्का पीने से सेहत पर कितना गहरा और हानिकारक प्रभाव होता है। हुक्के से निकलने वाला धुआं उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। देख, मेरे बेटे की माँ बनना बंद कर दे। विनोद कोई अनोखा नहीं है जो हुक्का पीता है। अरे हमारी बिरादरी के ज्यादातर मर्द हुक्का ही पीते हैं। और अपना प्रवचन देना बंद कर दे और घर का काम कर। शांति की बातों से ना तो विनोद को कोई फर्क पड़ता है और ना ही उसके माता पिता को। उल्टा विनोद के माता पिता अपने बेटे विनोद का पक्ष लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर शांति को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लगती है कि कैसे भी वो अपने पति की हुक्का पीने की आदत को छुड़वाकर ही रहेगी। अब शांति भी विनोद की तरह दिन रात हुक्का पिया करती। अब घर में हुक्का बनाती और सारा सारा दिन हुक्का पिया करती। अब ना तो शांति को घर गृहस्थी की परवाह थी और ना ही अपने परिवार की। साथ ही हुक्का पीने से शांति की तबीयत भी खराब होने लगती है। उसे हुक्का पीने के बाद बहुत जोर जोर से खांसी आने लगती है और उसकी हालत देखकर मनोरमा, मोहन और विनोद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो तीनों ही शांति के पास आकर कहते हैं, अरे अरे, ये क्या है? एक टाइम था जब तुम मुझे हुक्का पीने से मना किया करती थी और आज तुम खुद हुक्का पी रही हो। हाँ तो इसमें बुरा ही क्या है? जब हमारी बिरादरी के मर्द हुक्का पी सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं पी सकती? वैसे भी मैं घर के अंदर हुक्का पीती हूँ, घर के बाहर नहीं, जिससे आप लोगों की बदनामी होगी। लेकिन बहू, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और आगे जाकर तुझे बच्चे भी तो पैदा करने हैं ना। अगर तू ऐसे ही हुक्का पीती रहेगी तो ये तेरे लिए और तेरे होने वाले बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अच्छा, तो अब समझ में आया, आपको मेरी नहीं बल्कि अपने होने वाले पोता पोती की चिंता है। बहू, तू मुझे गलत समझ रही है। अरे तू हमारे घर का हिस्सा है, इसलिए मुझे तेरी भी परवाह है। और हुक्का हर किसी के लिए नुकसानदायक होता है, वो चाहे आदमी हो या औरत। हाँ, आपकी ना माँ जी अपनी समझदारी वाली बात, यही बात तो मैं आपको समझा रही थी। आप अपनी बेटी को भी समझाइए कि हुक्का पीना किसी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छे से समझ रहा हूँ शांति कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं रहेगा तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी हुक्का नहीं पीऊंगा। हाँ बेटा, घर की सुख शांति बनाने के लिए हुक्का पीना बंद कर दे और अब से इस घर में कोई हुक्का नहीं पिएगा। बस मुझे यही सुनना था माँ जी। मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे परिवार में हर कोई स्वस्थ रहे, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। ये सब कुछ मैंने इनका हुक्का छुड़वाने के लिए किया था और जो मैं हुक्का पी रही थी वो एक देसी हुक्का है जिसमें कोई नशा नहीं है। शांति की बातें सुनने के बाद विनोद को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वो अपने परिवार वालों के सामने ही शांति से वादा करता है कि अब से वो हुक्का कभी नहीं पिएगा। ससुराल में बहू का दर्द कैसे समझ पाती सास, जब तक ना बीतते उसकी भी बेटी पर ऐसे हालात, जिसे देखकर कल्याणी कह पड़ती, अब ना कभी होगा मुझसे ये दुस्साहस, नहीं तो खोदूंगी मैं भी अपनी बेटी को आज। कल्याणी अपनी ही बहू को दहेज के लिए ऐसी यातनाएं देती है, लेकिन एक दिन कल्याणी की बेटी पर भी यही संकट आन पड़ता है जो कल्याणी अपनी बहू पर कर रही थी। सूरज की शादी को एक ही दिन हुए हैं, लेकिन अगले ही दिन कल्याणी अपनी बहू रीमा को सुबह 5 बजे ही उठाकर घर का सारा काम करने को कहती है। ये देखकर कल्याणी का पति अशोक कल्याणी से कहता है, कल्याणी, बहू सुबह से उठी हुई है, जाओ जाकर उसके काम में हाथ बटा दो। नहीं, वो अब इस घर की बहू है और अब वो घर का सारा काम करेगी। वो इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं।
इसकी जिंदगी तो मैं नरक बना कर रहूंगी। जिस तरह इसके घर वालों ने शादी में हमारी मांगे पूरी नहीं की है ना। क्या मांग पूरी नहीं की तुम लोगों की? जो बोला सब दिया उन्होंने। आखिरी समय तक तुम्हारा मुंह खुला रहेगा, तो वो लोग करते रहेंगे क्या जो तुम बोलोगे? नहीं किया तो भुगते अब अपनी बेटी के दर्द। कल्याणी को इस बात का दुख था कि शादी के समय रीमा के घर वालों ने उसकी मांगे पूरी नहीं की, क्योंकि कल्याणी ने लड़की के विदाई के समय तक कुछ ना कुछ मांगे जारी रखी थी, जिसकी वजह से उसकी कुछ मांगे तो रीमा के घर वालों ने पूरी की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और करते भी क्यों, लालच तो बुरी बला है। देर शाम अशोक, सूरज और कल्याणी हॉल में बैठे हुए थे। तभी रीमा सबके लिए चाय बनाकर लाती है और कल्याणी चाय के कप को उठाकर चाय गिराते हुए अपनी बहू रीमा से कहती है, बहू चाय ठंडी है और अब तो फर्श भी गंदा हो गया, तो इसे साफ कर दे और दूसरी चाय बना ला। ये देख रीमा अपनी सास को कहती है, माँ जी ये तो आपने जानबूझकर किया है। हाँ तो अब मैं ही कह रही हूँ इसे साफ कर। तुमने सुना नहीं माँ क्या कह रही हैं? चाय तो अच्छी बनी है, गरम भी है, फिर तुमने इसे फेंका क्यों? कल्याणी और सूरज जानबूझकर रीमा को परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि रीमा को परेशान करके उनका बदला पूरा होगा। और अब जैसे ही रीमा चाय साफ करने लगती है, वैसे ही सूरज अपनी माँ कल्याणी से कहता है, माँ इसका बाप कितना कर रहा था ना, शादी वाले दिन हमारी खातिरदारी में कमी की ना उसने, और देखो हम उनकी बेटी की क्या खातिरदारी कर रहे हैं। सही कह रहा है सूरज बेटा, इसकी जिंदगी तो हमने नरक बना ही दी है। इससे तुम्हें खुशी मिल रही है? पापा आप तो चुप ही रहो, आपको कुछ पता वता है नहीं तो क्यों बोलते हो? देर शाम रीमा अपने घर वालों से फोन पर बातें कर रही थी। तभी रीमा अपने पापा को कहती है, पापा यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई काम भी नहीं करने देता, और सूरज जी भी बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर सूरज सोचता है, इसे अपने बाप को सुख देने का दर्द अब ज्यादा ही होने वाला है। अपने बाप को अच्छी बातें बता रही है, अब करता हूँ इसका ऐसा हाल कि बताने से पहले रोएगी ये। ये सोचकर सूरज अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को सब बता देता है, और दोनों अब रीमा को और परेशान करने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह रीमा जैसे ही किचन में जा रही थी, वैसे ही वो अपने हॉल में फिसल कर गिर जाती है, क्योंकि कल्याणी ने तो वहाँ पर तेल गिरा रखा था। और गिरने की आवाज सुनकर ना तो सूरज और ना ही कल्याणी वहाँ आते हैं, लेकिन रीमा का ससुर अशोक अपने कमरे से आता है और रीमा को उठाने लगता है। तभी रीमा अशोक से कहती है, पापा जी मैं ठीक हूँ, मैं उठ जाऊंगी बस थोड़ी देर में, बस थोड़ी सी हाथ पैर में चोट आई है। बहू यहाँ पर तो किसी ने तेल गिरा रखा है। हाँ पापा जी मैंने देखा, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे काम भी करना है। आपके लिए चाय लाऊं? ये उन दोनों का ही काम होगा बहू, तू चिंता मत कर, सत्य की हमेशा जीत होती है। चाय मैं खुद बना लूंगा, तू थोड़ी देर आराम कर ले। कल्याणी और सूरज रीमा को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में एक रोज रीमा छत से कपड़े सुखाकर आ रही थी। तभी कल्याणी भी छत से आ रही थी और वो रीमा के पीछे थी। और जैसे ही रीमा सीढ़ियों से उतरने लगती है, वैसे ही कल्याणी रीमा को पीछे से धक्का दे देती है और अपनी बहू को गिरते देखकर कल्याणी खुद से कहती है, क्यों बहू, नरक जिंदगी तो अब शुरू हुई है, कैसा लगा? ये अशोक देख लेता है कि कल्याणी ने रीमा को जानबूझकर सीढ़ियों से गिराया है और रीमा को तो बहुत ज्यादा चोट आई है। फिर भी कल्याणी घर का एक भी काम नहीं करती। लेकिन जब सूरज और कल्याणी घर से बाहर थे तो अशोक झाड़ू, बर्तन और भी काम में अपनी बहू की मदद कर दिया करता था, क्योंकि वो तो एक बाप था जिसने अपनी बेटी की शादी का दर्द झेला है। देर शाम अशोक कल्याणी से कहता है, कल्याणी मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें शादी में सामान और मांग को लेकर अभी भी दिक्कत है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? इसमें रीमा की क्या गलती है? तुम्हें कुछ पता भी है क्या किया उन लोगों ने, कैसे हमारी नहीं सुनी? तुमने बहू को धक्का दिया, मैंने सब देखा। जो तुम लोग कर रहे हो ना वो सब गलत है कल्याणी, तुम्हारी भी एक बेटी है। उसे कोई छूकर भी दिखाए, एक एक को खत्म कर दूंगी। अगर यही रीमा के घर वाले करे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। ये बातें चल ही रही थी कि तभी कल्याणी की पड़ोसन कांता कल्याणी के घर आती है और कल्याणी से कहती है, कल्याणी कैसी है, आजकल बाहर भी नहीं आती। हाँ काम ही इतना रहता है, समय नहीं मिलता। कल्याणी और कांता आपस में बातें कर रहे थे। तभी रीमा चाय लेकर आती है और रीमा के हाथों सर पर चोट देखकर कांता रीमा से कहती है, बहू तू ठीक तो है ना, ये चोट कैसी, क्या हुआ तुझे? आंटी जी वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी ना। तभी कांता को कुछ सही नहीं लगता
और रीमा के जाने के बाद कांता कल्याणी से कहती है। क्या हुआ कल्याणी बहू को? कहीं तूने मारा पीटा तो नहीं अपनी बहू को? कैसी बातें कर रही है कांता, भला मैं क्यों मारूंगी इसे? कल्याणी कांता से बातें कर रही थी कि तभी एक औरत कल्याणी के घर में आती है, जिसने अपने चेहरे को शॉल से कवर रखा था। और कल्याणी उस अनजान औरत को देखकर उससे कहती है, कौन है और क्या काम है? बिना कुछ बोले घर में घुसी आ रही है। तभी वो औरत कल्याणी के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, माँ, मुझे अभी के घर वालों ने बहुत टॉर्चर किया। मुझे घर से निकलने नहीं देते थे। मैं कैसे भाग कर आई हूँ ये बस मैं ही जानती हूँ। मंजू, तू ये क्या हालत बना ली तूने अपनी? मंजू बेटी, क्या हुआ ये सब? तेरे ससुराल वालों ने तुझे मारा पीटा? उन्होंने मुझे मारा ही नहीं, कमरे में भी बंद रखा। मैं अब कभी उस घर में नहीं जाऊंगी। माँ, आप ही कुछ करो। ये सुनकर कल्याणी की आंखें भर आती है, क्योंकि मंजू उसकी बेटी है। और अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर कल्याणी मन में सोचती है, मैंने जैसा अपनी बहू के साथ किया वैसा ही मेरी बेटी के ससुराल वालों ने उसके साथ किया। तभी मंजू को देखकर रीमा जल्दी से उन्हें हॉल में सोफे पर बैठाकर पानी देती है। और मंजू भी रीमा के गले लगकर रोने लगती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं रहना है। हाँ हाँ मंजू, अब आप यहीं रहेंगी हम सबके साथ। तभी मंजू रीमा के हाथों की चोट देखकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी, ये कैसे हुआ? अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बहू तो ठीक है, लेकिन तेरी माँ और तेरे भाई ने ना इसे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो माँ ने ये सब किया है? क्यों, तू अपनी माँ को नहीं जानती क्या? माँ, आपने जैसा भाभी के साथ किया वैसा आपकी बेटी के साथ भी हुआ। अगर आप इन्हें बेटी मानती तो आपका क्या बिगड़ जाता? मंजू, मैंने ये सब किया, मुझे नहीं पता था कि मेरी अपनी बेटी के साथ भी ये सब हो जाएगा। माँ, क्या हो गया है आपको और माँओं को, जो अपनी बेटी को बेटी तो मानती हैं, लेकिन अपनी बहू को दुश्मन? आप ये क्यों नहीं समझती? उनसे ही तो आपका वंश आगे बढ़ेगा। अपनी बेटी की हालत देखकर कल्याणी और सूरज को बहुत पछतावा होता है कि उसने जो रीमा के साथ किया वही मंजू के साथ भी हुआ और ये गलत था। लेकिन अब कल्याणी को सबक मिल जाता है। और रीमा भी तो किसी की बेटी है, जैसे मंजू उसकी बेटी थी। किसी गांव में एक महेंद्र सिंह नाम का जमींदार अपनी बीवी परमिंदर के साथ रहता था। उनकी रहमत नाम की एक बहुत ही सुंदर सी बेटी थी। महेंद्र और उसकी बीवी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे और ऐसे ही एक दिन उनके पास कमल नाम के एक NRI लड़के का रिश्ता आता है और थोड़े ही दिनों बाद वो अपनी भाभी नैन तारा के साथ रहमत को देखने आता है। आइए जी, आइए बैठिए। अरे परमिंदर, जरा इन लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ जी, होने लेके आई। आ लो जी। वैसे बड़े भाई साहब नहीं आए? जी नहीं, वो दरअसल आना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी जरूरी काम से पेरिस जाना पड़ गया। वैसे आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। हाँ जी, जरूर। और कमल को वो पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। नैन तारा रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और उनसे दहेज की बात करना शुरू कर देती है। जी देखिए, वैसे तो घर में कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके बड़े भाई साहब ही हैं। वो इस वक्त यहाँ नहीं है, तो बाकी की बातें मुझे ही करनी पड़ेंगी। जी जी, जरूर जरूर। जी तो कितनी प्रॉपर्टी आप हमारे नाम करना चाहेंगे? महेंद्र नैन तारा की सारी शर्तें मान लेता है। थोड़े ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कमल और रहमत होटल में चले जाते हैं, जहां वो अपनी सुहाग रात मनाते हैं। अगले ही दिन वो दोनों एयरपोर्ट पर लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी कमल रहमत से टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। रहमत उसका इंतजार करते करते थक जाती है और वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन कमल उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। वो एयरपोर्ट से रोती रोती अपने घर आ जाती है। उसके माँ बाप उसे इस हालत में देखकर उससे पूछते हैं, रहमत पुत्र की होया? तू रो क्यों रही है? माँ वो मुझे कल एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। माँ क्या बेटा, तू क्या कह रही है? जी तुसे एक काम करो ना, जाओ सबनू लेके लब्बो
महेंद्र कुछ लोगों को अपने साथ लेकर कमल को ढूंढने निकल पड़ता है। थक हार कर कमल अपने भाइयों के साथ जाकर पुलिस कंप्लेन कर देता है। वहाँ इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं, जी देखिए, बाकी सब तो ठीक है, मैंने आपकी कंप्लेन लिख ली है, लेकिन आप सब लोगों ने उस लड़के के बारे में पहले कुछ पता करा था कि वो कौन है, कि कहाँ रहता है और क्या काम करता है, वगैरह वगैरह? जी नहीं। जी देखिए, ऐसा है कि ऐसे लोग नकली NRI बनकर आते हैं और एक अमीर लड़की से झूठी शादी कर कर उनकी प्रॉपर्टी और पैसा अपने नाम कर कर भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर की बातें सुन वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सभी अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और रहमत को पता चलता है कि वो कमल के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये बात जाकर अपनी माँ को बताती है। मैं कमल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाय, एक ही कह रही है पुत्र, तेरे पापा नु पता चलिया ना, वो तेनू ता इस बच्चे नु जान तो मार देंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो है जैसा है मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने हाथों से नहीं मार सकती माँ। तभी वहाँ से रहमत के पिता गुजर रहे होते हैं और वो उसकी माँ के साथ हो रही सारी बातें सुन लेते हैं। क्या तू उस इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली है जिसने तुझे 2 दिन की शादी के बाद बेसहारा छोड़ दिया था? नहीं पापा जी, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी, और जो भी हुआ उसमें इस नन्ही सी जान का भला क्या कसूर था। मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगा। महेंद्र उसके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रहमत की माँ बीच में आ जाती है और उसे भागने को कहती है। महेंद्र के आदमी रहमत का पीछा करने लगते हैं कि तभी वो अरमान नाम के लड़के, जो कि दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसकी गाड़ी से जाकर टकरा जाती है और वो उससे कहता है, आई एम सो सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? तभी रहमत के पिता के आदमी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं और अरमान से कहते हैं, ओए, इसे हमारे हवाले कर दे। प्लीज 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 मेरी जान बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। वो उन सभी को मारकर वहाँ से भगा देता है और रहमत से इसके पीछे की वजह पूछता है। तब रहमत उसे सारी बात बताती है और उसकी बात सुनकर अरमान उससे कहता है, देखिए आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल आप मेरे साथ दिल्ली चलिए ताकि आप इनसे महफूज रह सकें। रहमत अरमान के साथ दिल्ली चली जाती है और उसके साथ वहीं रहने लगती है। अरमान उसे अपने ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब दे देता है, जिससे वो अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना शुरू कर देती है। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। अरमान और रहमत में अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे अरमान को रहमत से प्यार हो जाता है और रहमत भी उसके अच्छे स्वभाव को देखकर उसे पसंद करने लगती है। ऐसे ही एक दिन अरमान अपने दिल की बात बताने के लिए रहमत को ऑफिस बुलाता है। अरमान, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ रहमत, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अरमान, कहिए। रहमत, बात ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पसंद तो मैं भी आपको बहुत करती हूँ, पर मेरे पेट में पल रहा बच्चा, क्या आप उसे अपना नाम दे पाएंगे? देखो रहमत, मैं जानता हूँ, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। अरमान और रहमत दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जल्दी से जल्दी शादी करने का फैसला लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरमान अपनी सगाई का फंक्शन रखता है, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, तो वहीं अरमान के बचपन का दोस्त कमल भी वहां आता है, जो कि वही इंसान होता है जिसने रहमत से शादी करके उसे धोखा दिया था। अरमान उसका स्वागत करता है। तो आ ही गया तू? अरे अरे अरे, मेरे बचपन के दोस्त की शादी है भाई, आता कैसे नहीं। वैसे एक बात बता, मैंने सुना था तेरे बिजनेस में काफी लॉस हुआ था। अरे हाँ यार, अब सब ठीक है, मैंने अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर लिया। अरे अब यहीं खड़ा खड़ा बात करेगा या मुझे भाभी से भी मिलवाएगा? आ चल, मिलाता हूँ। अरमान उसे रहमत से मिलने ले जाता है और जैसे ही कमल को रहमत देखती है तो उसके चेहरे के आगे उसके अतीत का काला साया आ जाता है।
और वो स्टेज पर से ही कमरे में भाग जाती है। अरमान उसके पीछे जाकर उससे पूछता है, रहमत बताओ तो क्या हुआ? अरमान, आज मैंने उसी इंसान का चेहरा देखा जिसकी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। कौन है वो रहमत? बताओ मुझे। वो और कोई नहीं, आपके बचपन का दोस्त कमल है। कमल की सच्चाई जानकर अरमान आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत नीचे जाता है। ऐसे में वो कमल की खूब पिटाई करता है और कमल एकदम से उसे पीछे धकेल कर उससे पूछता है, अरे यार, आखिर बात क्या है? तू मुझे मार क्यों रहा है? मुझे शर्म आती है कि तू मेरा दोस्त है। तूने रहमत से बस इसलिए शादी की ताकि उसका पैसा और प्रॉपर्टीज हथिया सके। जानता भी है वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सच जानने के बाद अरमान अपने दोस्त पर कोर्ट में मुकदमा दायर कर देता है। अदालत उसे धोखाधड़ी और रहमत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए 10 साल की सजा सुनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रहमत और अरमान एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और थोड़े ही समय बाद रहमत एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।